स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेदांतु जेई। आज हम इस गति सीरीज में करने वाले हैं डीएनएफ ब्लॉक की तैयारी। डीएनएफ ब्लॉक फास्ट रिविजन करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट इनटू इट। ठीक है, बस मेरा कहीं टाइम वेस्ट होगा तो वो सिर्फ पेन सिलेक्शन में होगा, और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप ये अच्छे से बात जानते होंगे। ओके ठीक है, वी आर हियर। तो बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने से पहले विजुअलाइज करो कि कौन से एलिमेंट्स की मैं बात करूं। कौन से एलिमेंट्स है जो ये ब्लू बॉक्स में आपको दिख रहे हैं, जो मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में दिख रहे हैं, एकदम बीच में है पीरियोडिक टेबल की, उसी को बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर कौन सा है? ग्रुप नंबर है इनका 3 to 12। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पूरा ब्लू वाली चीज, वो 3 to 12 ग्रुप नंबर पे बिलोंग करते हैं, और उनका पीरियड होता है बच्चा 4 to 7। इतनी बात समझे? 4 to 7 पीरियड एंड 3 to 4 है इनका ग्रुप नंबर। ठीक है, अब इनके बारे में और बातें करते हैं कि इन एलिमेंट्स और क्या क्या करते हैं। अब इन एलिमेंट्स को एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दिया। ठीक है, ये जो ब्लू वाले हैं इनको मैंने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और जो ग्रीन वाले हैं बच्चा, इनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ये होते हैं आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज एफ, दैट इज डी। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन मेटल। क्या होता है? अंदर वाले ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई पीरियोडिक टेबल को देखे कि हाँ पता है कि मैं कौन से एलिमेंट्स की बात करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज। डी ब्लॉक से पहले शुरुआत करते हैं। 1 सेकेंड। यस, ओके। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने क्या बोला? इनका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? ये इनकी ओल्ड डेफिनेशन है। पुराने जमाने में सोचा जाता था क्योंकि एलिमेंट्स कैसे थे? एस और पी ब्लॉक के बीच में, है ना? तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी कैसी है? एस और पी ब्लॉक के बीच में। तो इसलिए इनकी ट्रांजिटरी प्रॉपर्टीज थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया ट्रांजिशन एलिमेंट। बट न्यू डेफिनेशन क्या, ये ओल्ड है, न्यू डेफिनेशन क्या बोलती है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है, जिनके डी ऑर्बिटल में कितने इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल D1 से लेके D9 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी सबशेल में, चाहे उनकी ग्राउंड स्टेट में, न्यूट्रल एटम में, या फिर उनके आयंस में। ठीक है, न्यूट्रल एटम या आयंस में किसी में भी क्या हो सकता है? आपका D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कॉपर है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है D10S1। ठीक है, पर कॉपर 2+ की, कॉपर 2+ की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है D9। इसीलिए कॉपर 2+ क्या है? आपका ट्रांजिशन मेटल है। कॉपर भी आपका ट्रांजिशन मेटल है क्योंकि उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? ट्रांजिशन मेटल्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। अगर कोई भी एलिमेंट +2 स्टेट में क्या है, उसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, तो वो होगा आपका ट्रांजिशन मेटल। समझ गए? चाहे उसका ग्राउंड स्टेट में, चाहे आयोनिक स्टेट में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट चीज है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है? N-1 D1 to 10 एंड NS0 to 2। मतलब कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10। कितने होते हैं? 10। क्योंकि डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, 1 2 3 4 5 5 सबशेल्स होते हैं डी ऑर्बिटल में। तो मैक्सिमम इनमें हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें मैक्सिमम। इसीलिए इनके ग्रुप्स भी कितने हैं? 10 ग्रुप्स है कि नहीं? 3 to 12 कितने हो गए? 10 ग्रुप्स में अरेंज होते हैं। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। ठीक है, नेक्स्ट। अब इनकी आउट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये। इसका क्या मतलब है कि जो आपका डी ऑर्बिटल है वो आउटर मोस्ट नहीं है। आउटर मोस्ट है आपका एस ऑर्बिटल, और जो डी ऑर्बिटल है वो उसके एक अंदर वाला है कि नहीं? N-1 जो एक अंदर वाला ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल हमेशा एक अंदर वाला होता है। ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आप सीरीज को अपने दिमाग से निकाल लीजिए। जो फर्स्ट सीरीज होती है उसको 3D सीरीज बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 3D ऑर्बिटल में। ठीक है, अब देखो 3D सीरीज 4D 5D एंड 6D देख ली सभी ने सीरीज। ठीक है, चलो आगे।
अब इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करते हैं। और क्या पता होना चाहिए आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बच्चा, कि जो इसके डी और एस ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो डी एंड एस ऑर्बिटल्स है, उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सिमिलर। इनकी बच्चा एनर्जी होती है सिमिलर। इसी की वजह से जब बॉन्डिंग करानी होती है तो दोनों के दोनों डी एंड एस पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। इसमें पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, दोनों के दोनों डी एंड एस पार्टिसिपेट करते हैं आपके बॉन्ड बनाने में, क्योंकि इनकी एनर्जी कैसी होती है, सिमिलर। ये चीज समझ आई? मतलब कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं, आपके एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरैक्ट करेंगे तभी तो वो बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करेंगे, है ना। तो ये डी ऑर्बिटल्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं इनकी केमिस्ट्री में, क्योंकि ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। एक चीज समझ आई? चलो आगे। अब जो नेक्स्ट बात करनी है वो है एमवीसैट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फिर आगे चलेंगे। बच्चा वेदांतु, अगर आप नए बच्चे नहीं हो तो आपको नहीं पता, जो देखो एमवीसैट कंडक्ट करवा रहा है वेदांतु, वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट है। और अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसे टेस्ट देके और आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, देन दिस इज अ टेस्ट फॉर यू। ये टेस्ट क्या है बच्चा, एक तो स्कॉलरशिप टेस्ट है मेजरली, ठीक है। दूसरा, अगर आप 8 to 12 के किसी भी क्लास के बच्चे हैं और आप किसी भी फाउंडेशन जैसे कि नीट या जेई या कोई भी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। इस पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहली बात मुफ्त है। और रजिस्टर करके क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। लिंक क्लिक करके आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप कौन से क्लास में हैं, कौन सा एग्जाम आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उस पे आप अपना इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद जाके आप अपनी इन टेस्ट सेंटर की चॉइस फिल कर सकते हैं। अब आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि दिस सैटरडे संडे ये आखिरी बार टेस्ट होने वाला है, विच इज ऑन 9th and 10th, ठीक है। 9th and 10th में क्या होगा, इस टेस्ट में ऑफलाइन सेंटर इन सिटीज में ऑफलाइन सेंटर है। यहाँ पे जाके आप टेस्ट के लिए, जैसे एक एग्जाम में जाके, जैसे जेई का एग्जाम है जिन बच्चों का जनवरी में, तो आप ये समझिए कि आपके जेई के लिए एक छोटा मॉक एग्जाम है, ठीक है। एक मॉक एग्जाम है ये, और आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। और जो आपका जेई का बिगर एग्जाम होने वाला है उससे थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा ना कि उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूं। उसके बाद आप ऑल इंडिया के बच्चों के साथ एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। तो आपकी जो रैंक आएगी ना वो ऑल इंडिया लेवल पे आएगी। तो आपको पता चलेगा बिफोर योर मेन डे एग्जाम कि मैं आखिर स्टैंड कहाँ करता हूँ या करती हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, इन सिटीज में रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। केवल आपको टेस्ट सेंटर पे जाना है और एग्जाम लिख के आना है, वो भी मुफ्त में। मुझे पता है कि बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं हर सैटरडे संडे, तो बच्चे वो पेड होते हैं, एंड दिस इज एक्सट्रीमली फ्री, एकदम मुफ्त है ये एग्जाम, ठीक है। उसके बाद इस एग्जाम में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको इसरो में 5 day इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, टॉप 7 स्टूडेंट्स को। उसके बाद अश्योर्ड स्कॉलरशिप तो है ही। फिर तीसरी चीज है कि ड्रोन्स, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस जीत सकते हैं आप, विद डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स ऑफ कोर्स। उसके बाद 3 month का फ्री सब्सक्रिप्शन टू द वेदांतु डाउट ऐप। एंड मेजर थिंग कि आपको ऑल इंडिया रिपोर्ट कार्ड, परफॉर्मेंस कार्ड मिलेगा कि आप ऑल इंडिया में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपसे कितने बेहतर लोग हैं, या आप कितने बेहतर, या आप टॉप 3 में आ भी रहे कि नहीं आ रहे, है ना। एक तो है कि आप अपनी स्कूल में, अपनी सिटी में जाके टेस्ट देते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट देना बहुत डिफरेंट है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है, मार्क्स का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, करेक्ट। एंड रजिस्टर नाउ, इट्स फ्री। थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन है ये, और ये टेस्ट सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। आप अगर किसी भी सिटी को बिलोंग करते हैं तो 9th 10th को जाके टेस्ट देके आओ। और ये बाकी की सिटीज हैं, इनके टेस्ट सेंटर्स हैं, जनकपुरी, साउथ एक्सटेंशन, इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है इनकी, मैंने क्या बोला, धीरे धीरे करके डी में इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, D1 S2 D2 S2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एक करके डी में इलेक्ट्रॉन भरती जा रही हूँ। D3 S2, सॉरी यहाँ पे S2 तो सभी के पास होगा तो S2 लिख देती हूँ, S2 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 एंड S2, ठीक है। इसके साथ एक एक करके डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना है। ऐसे ही होता है ना, एक पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं,
शेल का नंबर तो सेम ही रहता है, तो यहाँ हो जाएगा D4, यहाँ हो जाएगा D5, यहाँ हो जाएगा D6, यहाँ हो जाएगा D7, यहाँ हो जाएगा D8, यहाँ हो जाएगा D9 और यहाँ जाएगा D10। ठीक है, ये क्या करते हो बच्चा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, पर एक्चुअल में कैसी होती है, एक्चुअल में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप और हमें सभी को पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हाफ या फिर फुली फिल्ड, हाफ या फिर फुली फिल्ड जो की कॉन्फ़िगरेशंस होती है, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो क्या होती है आपकी, स्टेबल होती है। होती है कि नहीं होती? होती है स्टेबल। तो इसी की वजह से इनमें कुछ एक्सेप्शन आ जाएगा। अब डी ऑर्बिटल में कितने, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 है। तो इसका हाफ फील्ड कितना होगा, 1 2 3 4 5 होगा D5। D5 है इसकी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो मतलब D5 क्या होगी, इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो अब देखो ये जो क्रोमियम है ना, मैंने आपको क्या बताया कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कायदे से तो ये होनी चाहिए, पर ये होती नहीं है। क्या होती है, यहाँ पे क्या जाता है, एक S का इलेक्ट्रॉन उड़ के D में चला जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है D5S1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ठीक है, D5 की हुई क्योंकि D5 क्या है आपका, हाफ फील्ड है विच इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें ये होता है। सिमिलरली कॉपर, कॉपर की देखो मैंने लिखी है D9S2, पर दिस इज रॉन्ग। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन उड़ के इसमें चला जाता है कॉपर में और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है D10S1। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है इसकी। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये फुली फिल्ड हो गया तो ये हो गया मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आई चीज समझ आ गया, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। नेक्स्ट, अब देखो और मैं क्या बात कर सकती हूँ, और मैं ये बता सकती हूँ आपको, जिंक के बारे में बात करते हैं। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है D10S2। जिंक की नहीं, ये सारे के सारे ग्रुप्स की ये कॉन्फ़िगरेशन है ना। D10S2 कॉन्फ़िगरेशन है, इनका D भी फुली फिल्ड है, S भी फुली फिल्ड है कि नहीं। तो अब ये जो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने क्या बोला था, जब D10 इनकम्प्लीट फिल्ड हो तभी वो होगा क्या आपका ट्रांजिशन मेटल। इसमें तो फुली फिल्ड है, तो दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? चाहे अब ये तो इनकी ग्राउंड स्टेट है, इनकी आयोनिक स्टेट देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा भी देती हूँ तो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहती है, D10 ही रहती है, व्हिच इज अगेन व्हाट, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए ये वाली सीरीज होती है आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होती, याद रखना। बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, बट जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आपका नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे, यही यहाँ पे समझा रखा है कि जिंक कैडमियम मर्क्यूरी नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो दिमाग में, ये तो हमें डिस्कस करी रही 3D की डिस्कस करी कि सब में सबके s ऑर्बिटल्स पे ध्यान दो, सबके s ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, पर जो आपका कॉपर है और जो आपका क्रोमियम है उसके s ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। 3D सीरीज। अब जाते हैं 4D सीरीज की बात करने, ऊपर वाली 4D सीरीज। 4D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक के जो अब नेक्स्ट डे क्वेश्चन में कराने वाली हूँ, आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन पे इतने क्वेश्चन हैं कि ये स्किप नहीं कर सकते, ना डी की ना एफ की। ठीक है, अब यहाँ देखो, याद कराने का तरीका बता रही हूँ, कैसे याद कर सकते हो इनको, वो तो समझ आ गई, कॉपर और क्रोमियम। अब यहाँ देखो सेकंड सीरीज विच इज योर 4D सीरीज। तो 4D सीरीज में सबसे प्यारी बात है बच्चा कि इनका जो पैलेडियम है ना, देखो पैलेडियम के s ऑर्बिटल में कितने, 0 इलेक्ट्रॉन। ये इकलौता ऐसा आपका पूरा d ऑर्बिटल का एलिमेंट है जिसके s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में एक तो होगा ही। ये इकलौता पैलेडियम है जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, 4D सीरीज का है। अब इसके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखो, 4D सीरीज में सभी में s में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट योर यट्रियम, जर्कोनियम एंड योर कैडमियम। इनके अलावा पूरी की पूरी इसमें क्या है, 1-1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए, तो मैं याद कराने का तरीका बता रही हूँ। अब देखो 5D सीरीज में क्या है, सभी के s ऑर्बिटल पे ध्यान दो, s ऑर्बिटल में सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेप्ट योर प्लैटिनम एंड योर गोल्ड।
इनके अलावा सभी में एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो नीचे वाली सीरीज, फोर्थ सीरीज में भी सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। एस ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, एक्सेप्ट योर Rg, सभी के पास क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन। तो इतनी से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। बाकी सब क्या है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। समझे याद करने का तरीका। चलो नेक्स्ट, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में और बात कर लेते हैं। और क्या बात कर सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, चलो आगे। अब ड्यू टू द पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला ट्रांजिशन मेटल्स में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स पार्टली फिल्ड होते हैं, पूरी फुली फिल्ड नहीं होते, वरना तो वो होंगे ही नहीं ना डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या शो करते हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि डी और एस दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपकी बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कलर्ड आयंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बने थे ना, कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, सब किसके थे, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के थे कि नहीं। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ लिगेंड्स भी बनाएंगे, समझ गए। चलो नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो रेडियाई होता है इन अ पीरियड की बात करें, एक पीरियड में क्या होता है, ये जो आपका पीरियड है इसमें क्या है, एक पीरियड में बच्चा शेल का नंबर रहता है सेम, यहाँ पे है शेल का नंबर 4, यहाँ पे है शेल का नंबर 5, ठीक है। सिमिलर यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, तो सबका शेल तो सेम ही रह रहा है। एक पीरियड की एक और चीज मैं बताना भूल गई, वो ये थी कि जब भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ाई करते थे, जब हमने पढ़े थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हमने ग्रुप वाइज पढ़े थे, है ना, कि पहले नाइट्रोजन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप ऐसे पढ़ा था। पर हम यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं, पीरियड वाइज, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इनके पीरियड में ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है, ग्रुप में भी होती है पर पीरियड में ज्यादा होती है, इसीलिए इन एलिमेंट्स को पीरियड वाइज पढ़ा जाता है, ठीक है। अब आ जाओ दोबारा से रेडियाई पे। अब क्या है, एक ही शेल में क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके एक एक इलेक्ट्रॉन आप डी ऑर्बिटल में ऐड कर रहे हैं, D1, D2, D3, D4, D5 ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, पर कौन से, डी वाले सब शेल में ऐड कर रहे हो। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बच्चा भरते जाएंगे, तो आपको एक बात पता होगी कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर शील्डर्स होते हैं कि नहीं होते, पुअर शील्डर्स होते हैं। इसका मतलब जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उतना ही साइज क्या हो जाएगा आपके एटम का कम। क्यों, क्योंकि वो डी इलेक्ट्रॉन इतने पुअर शील्डर्स होते हैं कि वो न्यूक्लियस और जो बाहर न्यूक्लियस जो होगा वो बाहर वाले वैलेंस शेल को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रख पाएगा। तो देयरफॉर अलोंग द पीरियड, जब मैं पीरियड में इस तरीके से यहाँ पे मूव करती हूँ तो मेरा क्या होता है, साइज होता है मेरा डिक्रीज। क्या होता है, साइज होता है मेरा डिक्रीज, ठीक है। एंड सिमिलरली अलोंग अ ग्रुप क्या हो रहा है, शेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, N4 से 5 से 6, पहले 4 शेल थे, 5 हुए, फिर 6 हुए, तो साइज होगा इंक्रीज। तो अलोंग अ ग्रुप साइज होगा इंक्रीज, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइज के बारे में ये बात कर ली। अब एक और बात क्या है कि बच्चा, मैंने बोला सबसे ज्यादा स्कैंडियम का साइज होगा, फिर टाइटेनियम, पर इनमें जो डिक्रीज होता है वो बहुत स्मॉल डिक्रीज होता है, ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब 4, जैसे अगर एक का 400 पिकोमीटर है तो सीधे 200 नहीं हो जाएगा, 400 से 480 हो जाएगा या 490 रह जाएगा, सॉरी 400 से 380 हो जाएगा, 390 हो जाएगा, ऐसे ज्यादा मतलब बहुत कम ही पिकोमीटर्स का डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब देखो, पर एक और चीज है इनके रेडियाई के बारे में, जो ये दोनों के दोनों आपके ग्रुप्स हैं, इसमें क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है D10 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है D10। मतलब कि ये दोनों के पास क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। तो बच्चा जैसे ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, साइज हल्का सा इंक्रीज होगा, ज्यादा नहीं, हल्का, तो हल्का सा इंक्रीज होगा। तो इसमें ट्रेंड क्या होगा, पहले साइज ऐसे डिक्रीज होगा, फिर हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा, इस तरीके का ट्रेंड होगा, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे किस तरीके का हो रहा है कि यहाँ पे ये है आपकी 3D सीरीज, ये है ब्लू वाली 4D, ये है आपकी 5D सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, साइज हो रहा है सबसे पहले स्कैंडियम का, देखो सबसे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और कॉपर के आते ही थोड़ा सा इंक्रीज हुआ,
और जिंक का और इंक्रीज होगी। जिंक तो बहुत स्टेबल है, दोनों ही एस और डी दोनों ही फुली फिल शेल है, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है उनका यहाँ पे साइज। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मैंने बोला था कि साइज होगा आपका इंक्रीज, पर साइज इंक्रीज बचा सिर्फ यहाँ होता है। 3D का साइज 4D से छोटा होता है, पर 4D और 5D का साइज होता है सेम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 5D में यहाँ पे 5D में बच्चा इंट्रोड्यूस हो जाते हैं आपके f ऑर्बिटल्स, ठीक है, f ऑर्बिटल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इसकी वजह से 5D में क्या आ जाती है, f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, f सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स। और जो बच्चा f सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो तो और भी पुअर शील्डर्स होते हैं, पुअर शील्डर्स, ठीक है, वो इतने पुअर शील्डर्स होते हैं कि जब भी f इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो न्यूक्लियस बाहर वाले शेल को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, साइज हो जाएगा आपका छुटकू सा साइज हो जाएगा। इसीलिए इवन दो 5D में क्या है, एक शेल इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे तो कितने शेल्स थे, यहाँ पे शेल्स थे आपके 4 या 5 या 6 शेल्स हो गए, फिर भी साइज ना इक्वल रहा 5वें शेल के बराबर। क्यों? क्योंकि f इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि बहुत पुअर शील्डर्स होते हैं। आई समझ? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो आपका 4D और 5D है वो क्या होता है, सेम ही साइज का होता है, और इसको बोलते हैं बच्चा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लैंथेनम के बाद क्या इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और इसीलिए इनको बोला जाता है f ब्लॉक, ऊपर वाली रो को बोला जाता है लैंथेनॉइड्स, और इसीलिए यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्शन को ड्यू टू f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं हम क्या, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए? दिस इज अ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जर्कोनियम एंड हॉफनियम का। हॉफनियम है बच्चा आपका 5D का एलिमेंट और जर्कोनियम है 4D का एलिमेंट। तो कायदे से तो क्या होना चाहिए था, 5D की साइज होनी चाहिए थी बड़ी, पर देख रहे हो 5D और 4D की साइज सेम है, और इवन हॉफनियम थोड़ा सा छोटा ही है आपके जर्कोनियम से। ठीक है, चलो आगे। अब नेक्स्ट एटॉमिक आयनिक रेडियस हमने सभी डिस्कस कर ही लिया, आई गेस कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं। अब हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा एक चीज नहीं बताई शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। मैंने क्या नहीं बताया कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है बच्चा इस प्रकार, 3D बेटर शील्डर्स होते हैं, फिर 4F उससे भी पुअर होते हैं, और 5F तो बहुत ही पुअर शील्डर्स होते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्डर होता है। नेक्स्ट चलते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होता है बच्चा, जैसे जैसे पीरियड में मैं इस तरफ से जाऊंगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाऊंगी, तो मेरे पास क्या होगा, मेरा साइज क्या हो रहा है, मेरा साइज हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज, पर मेरा मास तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसीलिए मेरी डेंसिटी क्या होगी बच्चा, डेंसिटी हो जाएगी इंक्रीज। पर जिंक में क्या होता है, साइज एकदम से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जिंक क्या स्टेबल है, तो जिंक की डेंसिटी बाकी लोगों से थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहाँ पे जो डेंसिटी है कम होती है, यहाँ पे जिंक की डेंसिटी क्या हो जाती है, जिंक की डेंसिटी इज लेस। क्यों? क्योंकि इसका साइज हो गया बड़ा। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर साइज बड़ा होगा तो डेंसिटी हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये चीज, एक और चीज आपको पता लग गई। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, आपके साइज पे, है ना। जितना छोटू होता जाएगा उतना क्या होगा, छोटू का मतलब है कि वो आपके न्यूक्लियस के उतने ही पास में इलेक्ट्रॉन है, तो साइज इसका जितना छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लास्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए, जैसे कि ये मेरा है एटम, ये मेरा एटम है, इसके लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए उसे बोलती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब जब मैं अलोंग द पीरियड जाती हूँ, इस तरफ अलोंग द पीरियड जाती हूँ, तो मेरा साइज तो हो जाता है डिक्रीज, इसीलिए मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। समझ गए? सिमिलरली डाउन द ग्रुप की बात कर लूं, डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, डाउन द ग्रुप साइज हो रहा है बड़ा, अगर साइज बड़ा हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। बड़े साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब एक और चीज देखो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड दिस।
दिस वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन है D10S2। इनकी क्या है बच्चा, बहुत ही स्टेबल, स्टेबल नहीं है ये, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या ये चाहेगा कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बिल्कुल नहीं चाहेगा, चाहेगा ही नहीं। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, इस ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी 1, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी इस ग्रुप की क्या होती है, हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं इनकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होती है। ये चीज समझ आई। अब हम बात करते हैं बाकी के आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। अब बाकी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रही थी। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का क्या मतलब है, जब एक इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आपका क्रोमियम एंड मैंगनीज का, ठीक है। क्रोमियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी होती है D5S1, इसकी होती है D5S2, ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने क्या किया, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी 1, मतलब इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा S में से, इसका भी S में से, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी D5 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी D5S1 रह गई। अब मुझे जब आयोनाइजेशन एनर्जी 2 करनी है, मतलब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब मेरे को मैंगनीज में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके s ऑर्बिटल में से, जो कि आसानी से निकल जाएगा। पर क्रोमियम का तो ये स्टेबल आ गया ना D5, तो क्या ये D5 में से अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए राजी होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्रोमियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा देन मैंगनीज। ये चीज समझ आई। IE2 की बात करी, क्यों हुआ वो भी समझ आया, ठीक है। सिमिलरली IE2 की बात करते हैं अब हम इनकी कॉपर और जिंक की, इसकी कॉपर एंड जिंक। सिमिलरली कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, D10S1 और जिंक की होती है D10S2, ठीक है। अब इनमें से डायरेक्टली, अब जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, इसमें से भी आयोनाइजेशन एनर्जी 1, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी D10, इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी D10S1, ऐसे रह गई। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, सेकंड IE2, इसमें से कहां से निकलेगा, S1 में से, आसानी से निकल जाएगा। अब इसमें से इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना मुश्किल है, इसीलिए क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ कॉपर इज मोर देन जिंक। आया समझ। इसकी वजह से कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसमें भी क्रोमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी ज्यादा। इतनी चीज समझ आई। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 की बात करते हैं, यहाँ पे है। अब मैं कर रही हूँ 3 की बात। 3 में हम डिस्कस कर लेते हैं मैंगनीज एंड आयरन, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी 3 की। अब जो मैंगनीज है, इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D5S2 और Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D6S2, यही है। अब इनमें से एग्जाम्पल मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही निकाले, दोनों में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, मतलब 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज मैंने लगा दी। यहाँ से 2 निकले, यहाँ से 2 निकले। अब इसके पास कितने रह गए, D5 और इसके पास रह गए D6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बच्चा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो क्या आपको दिख रहा है कि जैसे ही आयरन एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये क्या बन जाएगा, D5 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ Fe इज लोएस्ट। क्या होती है, लोएस्ट, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं जल्दी से क्या बन जाऊं, D5 बन जाऊं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 3 लोएस्ट होती है हमेशा, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन बन जाऊं। आई इतनी बात समझ, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। बच्चा जो मेटाल, मैंने क्या बोला, ये सारे जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जिनकी हम बात करें, वो सारे कैसे होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल योर मेटल्स, ठीक है। इन मेटल्स का मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, एकदम प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन्स के, किसके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही मेटालिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब देखो डी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने स्कैंडियम की बात करी, यहाँ पे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 5 है, सॉरी 1 सेकेंड। हो गया डन गाइस। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसके पास कैसे होते हैं, D5 और S में 1, ये होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज की होती है D5 एंड S में 2, ठीक है। अब जैसे ही मैं आयरन पे गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, D6, मतलब कि अब D ऑर्बिटल में तो 5 ही ऑर्बिटल्स है, D सबशेल में तो 5 ही ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स तो अनपेयर्ड रह गए। अब छठा इलेक्ट्रॉन जब मैं डालूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाने वाली है, इसकी पेयरिंग हो जाने वाली, तो फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो क्या रह गए, 4 ही रह गए। मतलब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं इसके पास, 5 हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल में 5। अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो आपका, इसका मतलब यहाँ तक तो मेटालिक कैरेक्टर होगा इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज। अब फिर यहाँ से जब आप यहाँ जाओगे, फिर यहाँ पे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर हो जाएगा डिक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, क्या होता है, डिक्रीज। और यहां से मिड वे तक जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिड वे तक तो इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहां तक मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज, मतलब कि ऐसे होगा, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज, ऐसे पहाड़ जैसा बन जाएगा, पहले इंक्रीज होगा मेटालिक कैरेक्टर, फिर डिक्रीज होगी, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। उसके बाद क्या है, एक और चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये वाली जो लाइन है, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास है D10S2। क्या इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है ना, तो देयरफॉर ये क्या होते हैं आपके, ये वाले जो होते हैं, ये होते हैं लीस्ट मेटालिक, लीस्ट मेटालिक, मतलब इनमें बहुत ही कम मेटालिक कैरेक्टर होता है, इसीलिए कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, समझिए। क्योंकि इनके पास भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही मेटेलिक बॉन्ड्स बनेंगी और उतना ही मेटालिक कैरेक्टर होगा। इतनी चीज समझ आई कि पहले तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मिड वे के बाद डिक्रीज होने लग जाएगा। अब देखो एक और चीज, मेटालिक कैरेक्टर कहाँ गया, चलो यहीं पे समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर की एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में देख रहे हो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड, डी में 5 है, एस में 1 है, मतलब टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम इस वाली लाइन के पास है, इसीलिए ये वाली लाइन बच्चा क्या होगी, ये वाली लाइन होगी आपकी मोस्ट मेटालिक, मोस्ट मेटालिक, क्योंकि इनके पास क्या है, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए क्या होगी, हार्ड मेटल्स होंगे, कैसे होंगे, हार्ड मेटल्स, आई चीज समझ, इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये होते हैं हार्ड मेटल्स, ये वाले होते हैं सॉफ्ट मेटल्स। पहले मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। अब इस मेटालिक कैरेक्टर पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करने वाली है, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आया। हाँ, एक और चीज कि जो मैंगनीज और ये वाली जो लाइन है, अब जो ये वाली लाइन बच गई, यहाँ पे भी थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, वैरायटी ले आते हैं। अब जो ये वाली लाइन है आपकी, कौन सी, D5S2 वाली लाइन, इस लाइन में क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्या, तो बच्चा जैसे ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, स्टेबल, भाई मेटालिक बॉन्ड्स को पसंद नहीं है, तो जैसे ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होती है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आयनाइजेशन थेरेपी हमने कर ली, अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बच्चा, ये सारी मेटल्स होते हैं, तो जो बचपन से आप मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हो कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, डक्टाइल होते हैं, उनके से तार बना लो,
उनकी शीटें बना दो, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, मैलेबल होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और मेटल्स की सारी ऑक्साइड बच्चा कैसी होती है, बेसिक, दिख रही है, बेसिक ऑक्साइड होती है किसकी, मेटल की। 1 सेकेंड, सॉरी, मेटल की ऑक्साइड होती है बेसिक। पर बच्चा एक और चीज, अगर आपने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे मैंगनीज हो गया आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जैसे ही आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाया मैंगनीज का, तो देखो बेसिक से एम्फोटेरिक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन वाली ऑक्साइड्स होती है, कम नंबर होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, जिसका +2 +3, वो सब कैसे हो जाएगी, बेसिक, ठीक है। पर जैसे ही इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करते रहोगे तो उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। ये हम डिस्कस डिटेल में आगे भी करने वाले हैं। अब मेटालिक कैरेक्टर की तो हमने बात कर ही ली, अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब बच्चा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की क्या बात है, सेम, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम, किस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अभी मैंने आपको बात बताई कि इसकी मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, वो सारी यहाँ एप्लीकेबल होने वाली। मैंने बोला ना मेटालिक कैरेक्टर की एप्लीकेशन है ये सारी चीजें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा था ना मेटालिक कैरेक्टर, तो इनका होगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इनके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। फिर जो मैंगनीज वाली लाइन है उसमें क्या आ गई थी, थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी, तो फिर उसमें क्या आता, मेटालिक बॉन्डिंग कम हो गई थी, तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, फिर दोबारा से थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ पे। और जिंक का और इनका क्या हो जाएगा, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनके पास तो क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। समझ आया। तो पहले इनका ऑर्डर देख लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, इस प्रकार होगा, दिख रही है ये लाइन, ये है 3D 4D 5D, मतलब 5D वाले टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम का मैंने क्या बोला, उसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, D में 5, S में 1। उसके बाद मैंगनीज के पास भी D में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, पर क्या हुआ, उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसीलिए स्टेबल की वजह से उनकी मेटालिक बॉन्डिंग कम हुई, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट गिरा, यहाँ पे दिख रहा है, वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। फिर थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर गिरता जाएगा। और कॉपर का तो बहुत ही कम हो गया क्योंकि उसकी क्या है, D10 कॉन्फ़िगरेशन है। फिर जिंक का और भी कम हो जाएगा, तो सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। समझ गए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, सबसे ज्यादा टंगस्टन का है, तो 3D 4D 5D, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे जैसे एज यू गो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लिखो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ रही है ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अलोंग अ पीरियड कैसे होता है, पहले तो बढ़ता है फिर कम हो जाता है, ठीक है। वही सेम कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे घटेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी घटेगा, ठीक है। चले आगे। अब है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब कि किसी को एटम बनाने के लिए, मेरे पास मेटल्स थे, मेटल से मेटल का आयन बनाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, उसको बोलती हूँ एटमाइजेशन की एनर्जी। इसका भी बच्चा सेम ट्रेंड है जो कि मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड था, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दिस डायग्राम। दिख रहे हो कि पहले जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो एटमाइजेशन भी बढ़ रही है एनर्जी। फिर ये कौन सा आ गया आपका, मैंगनीज, कम हो गई उसकी, उसके बाद फिर से बढ़ती गई। समझ रहे हो क्या हो रहा है, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो एटमाइजेशन बढ़ रहा है, घट रहे हैं तो एटमाइजेशन भी घट रहा है। दिस इज 3D 4D 5D 3D, ठीक है। और 5D का सबसे ज्यादा एटमाइजेशन होता है। सेम जो मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड है वही ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का है, वही ट्रेंड एटमाइजेशन का है, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिस्कस कर ली।
अब है कि why do the transition elements exhibit higher enthalpies of atomization? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास बच्चा क्या होते हैं, more number of electrons, more number of unpaired electrons होते हैं, इसीलिए उनकी higher degree of atomization होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात। अब बच्चा ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे बता सकते हैं, मैंने बताया था कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जैसे कि आपका ये है ऑक्सीडेशन स्टेट का एक चार्ट है, ये किसका है, 3D सीरीज का। आप देख रहे हो स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्कैंडियम का आपका वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D1s2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर सकता है, S में से 2, D में से कितने हुए, टोटल 3। तो ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विच इज योर +3। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो तो आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक नंबर से इंक्रीज हो रही है। और एक और चीज कि एक्सेप्ट स्कैंडियम सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इवन जिंक भी सारे के सारे +2 दिखाते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम। तो मतलब स्कैंडियम इकलौता एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखाता और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी नहीं दिखाता। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, अगर आंसर जिंक लिख के आओगे ना एक थप्पड़ लगाऊंगी, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल इज योर स्कैंडियम। तो आंसर होगा आपका स्कैंडियम, और स्कैंडियम जिंक दोनों ऑप्शन में दे रखे होंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। बी स्मार्ट, बी डू स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब देखो टाइटेनियम में +2 +3 +4 स्टेट, फिर +5, फिर +6, फिर +7। अब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घटते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी घटती जा रही हैं। इतनी चीज समझ आई, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों दिखाते हैं, जो पहला रीजन बताया था, क्योंकि Ns और N-1d ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है सेम, इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम देख पाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एक और मैं चीज बता देती हूँ कि जैसे जैसे मिडवे से, जैसे मिडवे मान लिया मैंने, क्या है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसी को मैं रब कर रही हूँ एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोला कि जैसे जैसे मिडवे से मैं बात कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं मिडवे से इस तरफ जाऊंगी, जब मैं मिडवे से इस तरफ जा रही हूँ तो आपकी यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी स्टेबल। और जैसे जैसे मिडवे से आप इस तरफ जाएंगे बच्चा, तो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, स्टेबल। ये चीज समझ आ रही है कि अगर आप इस तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल के तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और यहाँ पे जाएंगे तो हायर। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे निकल निकल की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ तक समझ आएगी चीज। जैसे हम टाइटेनियम की बात कर लेते हैं, जो टाइटेनियम है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, स्टेबल। तो टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल है देन टाइटेनियम +2 एंड +3। इतना समझ आया, इतना समझ आ रही क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। पर जो दूसरी चीज है, जैसे निकल की बात करिए, निकल है, जैसे निकल में कौन सी स्टेट स्टेबल रहती है बच्चा, निकल +2 के कंपाउंड भी मिलते हैं ना ज्यादातर। सिमिलरली कॉपर के कैसे कंपाउंड मिलते हैं, +1 +2, तो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट के मोस्टली हमें ना +2 के कंपाउंड मिलते हैं, आयरन के मोस्टली +2 +3 के कंपाउंड मिलते हैं। मतलब इनकी जो स्टेबल स्टेट्स हैं वो कौन सी है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो इस साइड में है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहती है। इतना समझ आया, ठीक है, चलो आगे चले, आगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सारी बात कर ली। अब ये देखो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है ना बच्चा, वो कौन उनको सेटिस्फाई करता है, दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स विच इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। जब भी मैं फ्लोरीन का कंपाउंड बनाती हूँ किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट से, तो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इवन ये देखो +6 तक शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, +6 तक शो कर रहा है, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो हो रही है, पहला कंपाउंड है फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन के साथ इवन बेटर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पे देखो
Mn+7 का कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा? Mn2O7 का यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है Mn2, यहाँ पे +7 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, शो कर रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम +6 ही कर रहा था फ्लोरीन के साथ, यहाँ पे मैक्सिमम +7 कर रहा है। मतलब कि ऑक्सीजन के साथ बेटर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन बच्चा हमेशा किसी भी एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, पर जो ऑक्सीजन है आपका वो क्या बना सकता है? ऑक्सीजन बना सकता है आपका मल्टीपल बॉन्ड्स, बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स। इसीलिए वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है आपका बहुत ही ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बना लेता है। ठीक है, Mn2O7 क्या Mn+7 की स्टेट में हमें मिलता है। इतनी चीज समझ आई सभी को? ठीक है, स्टेबिलिटी हो गई हमारी। अब एक और चीज मैंने नहीं बताई आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कि जैसे जैसे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हुआ यहाँ पे, हाँ हुआ। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में एक और चीज बता देती हूँ, कि जैसे आप कैसे जाते हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा क्रोमियम, यहाँ पे लिखा मैंने मोलिब्डेनम, और यहाँ पे लिखा मैंने टंगस्टन। जब मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ तो मेरी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी? डाउन द ग्रुप जब मैं जाती हूँ तो बच्चा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है मेरी? स्टेबल रहती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम मैक्सिमम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? +6। तो क्रोमियम +6 क्या एक्ट करेगा? क्योंकि क्रोमियम +6 इतना स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो एक्ट करता है एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मतलब क्या है? कि खुद इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा और छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों में कंपेयर करूंगी मैं अगर, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी टंगस्टन में। ठीक है, और क्रोमियम +6 एक्ट करेगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी स्टेबल नहीं रहती। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट, अब हम आते हैं ये वाली चीज पे। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज? अब इसने बोला है कि इनमें ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे बढ़ रही है, आपको ये बताना है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है VO2+, यहाँ पे लिखा हुआ है Cr2O7 2-, और यहाँ पे लिखा हुआ है MnO4-। ठीक है, अब इनका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। अब इसने बोला है कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे वैनिडियम कौन सी स्टेट में? यहाँ पे वैनिडियम है आपकी +3 की स्टेट में, है कि नहीं? यहाँ पे क्रोमियम कौन सी स्टेट में है? यहाँ पे क्रोमियम है आपकी 7 2 14 एंड 14 - 2 12 एंड +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये है आपका +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है सभी को? ये सॉरी +5 हो जाएगा, ये 5 है, +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जो ये +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है VO2+ है ना, वो तो +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब मुझे बताओ कि इसने बोला कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, तो आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहती है। ये कितनी है? +7। इसलिए क्या होगा? दिस वन विल बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि ये चाहेगा कि मैं छोटी वाली में आ जाऊं। जैसे जैसे हम इस साइड जाते हैं ग्रुप के पीरियड के, तो क्या आती है? आपकी लोअर स्टेट स्टेबल रहती थी। याद है? यहाँ पे देखो मैंने बताया था, यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि लोअर स्टेट स्टेबल है यहाँ पे, है ना? तो व्हेन यू आर गोइंग अलोंग द पीरियोडिक टेबल, तो आपकी लोअर स्टेट स्टेबल रहेगी, इससे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा MnO4-। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में। इसमें मेजरली इंपॉर्टेंट चीजें समझने के लिए आप समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट, तो वो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली। बस यहाँ पे आप सीखते हैं कि सिर्फ कॉपर का क्या होता है? पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, बाकी किसी का भी पॉजिटिव नहीं होता। दूसरी चीज जो सीखते हैं वो ये है कि जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है ना, जब मैं टाइटेनियम से वैनिडियम क्रोमियम इस तरफ जाती हूँ पीरियड में, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है।
तो जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है मेरा बेटा, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बनता जा रहा है, लेस नेगेटिव। क्या बनता जा रहा है, लेस नेगेटिव बनता जा रहा है, लेस नेगेटिव। समझ गए ये चीज। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, है ना। तो इनपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जो कि पैरामैग्नेटिक होगा। मोस्टली पैरामैग्नेटिक होती है। डायमैग्नेटिक सिर्फ ये तीन है, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। ठीक है, डायमैग्नेटिक का मतलब इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये क्या, एन क्या है, वेयर एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहां से ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका। ठीक है, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये, 2 है तो ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये फॉर्म करते हैं आपके कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस क्यों फॉर्म करते हैं बच्चा, क्योंकि जब भी कोई लिगेंड अप्रोच करता है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है, T2G और EG में सेपरेशन हो जाता है। ये चीज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ये अच्छे से समझना है आपको, तो कोऑर्डिनेशन में जाके समझिए। ठीक है, वहां पे मैंने समझाया, जो कल ही क्लास ली थी उसी में समझाया था, सॉरी जो थोड़े दिन पहले ली थी। ठीक है, अब इसमें डीडी ट्रांजिशन की वजह से नीचे से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो क्या होती है, कलर शो होते हैं। पर कौन कलर शो नहीं करता बच्चा, जिसमें या तो D0 होंगे या फिर फुली फिल्ड होगा जिसका ऑर्बिटल, वो क्या करेगा, नो कलर शो करेगा। नो कलर मतलब वो क्या होंगे, कलरलेस कंपाउंड्स होंगे। इतनी चीज समझ आई फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इनके पास क्या होना चाहिए, इसका मतलब इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब कलर्ड आयंस की टेबल देख लो कि जब D0 है तो कलरलेस हो गया, और फिर से D10 है तो फिर से कलरलेस, तो बीच में लोगों के कलर्स हैं। ठीक है, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, हमने देखे हैं, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी, इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे। क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इनका स्मॉलर साइज होता है मेटल एटम्स का, है ना। कॉम्प्लेक्स बनाने के स्मॉलर साइज होगा तो बेटर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। हाई आयोनिक चार्ज होते हैं, कितना पॉजिटिव चार्ज है इनके ऊपर। उसके बाद इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्ड करने के लिए। ये इतनी सारी स्पेशलिटीज हैं, इसीलिए एक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये कैटालिटिक प्रोसेसेस भी दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पहला रीजन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से एक एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है और ये आपका क्या बनाते हैं, फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि एक बहुत एग्जांपल है हेबर प्रोसेस का। ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा है आपका, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आयरन का कौन सा सरफेस नेचर यूज होता है, बट कभी कभी हम कौन सा नेचर भी यूज कर लेते हैं, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का, जो कि मैं एग्जांपल दिखाऊंगी अभी। ये देखो, ये एग्जांपल आ गया। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में क्या है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट कर लेते हैं और भी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Fe+3। जब Fe+3 यहाँ पे मैंने आयोडीन से रिएक्ट करवाया तो Fe+3 क्या हो गया, आपका रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये जो रिड्यूस हुआ Fe+2, इसने थायोसल्फाइड के साथ H2O8 के साथ रिएक्शन करके आपकी SO4 गैस निकाली और वापस से खुद क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। रीजनरेट, इसका क्या मतलब है कि बच्चे जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को हेल्प करते हैं जल्दी से होने में या बेटर तरीके से होने में, पर कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। जितना कैटलिस्ट डाला था उतना का उतना वापस रिकवर हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। बस क्या करते हैं, रिएक्शन की कंडीशंस को फेवरेबल बना देते हैं और रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Fe+3 आपका एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। समझ गए क्यों, उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ काम आई ना, उसने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करी तो यहाँ पे आयोडीन रिलीज हो गया और यहाँ पे SO4 रिलीज हो गया। ठीक है, अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा क्या होता है कि जो मेटल्स हैं सारे के सारे, है ना, मेटल्स है तो इनका कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से एटम्स अरेंज होंगे। तो इन एटम्स के बीच में ना कुछ स्पेसेस हो सकती है ना, ऐसे स्पेसेस आ सकती है। इन छोटी छोटी स्पेसेस में छोटे छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आके यहाँ बैठ जाते हैं और फिक्स हो जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे बैठ गए, फिक्स हो गए इंटरस्टिशियल वॉइड्स में, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चा, ये कोई स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स नहीं होते, कोई बॉन्ड नहीं बना रहे थे, कैसे भी हो सकते, जैसे TiH 1.7, वरना क्या होते हैं होल नंबर्स में हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना हमेशा, CO2 NO2 N2O5 ऐसे बनाते हैं, पर यहाँ पे इस तरीके से बना रहे हैं हम एलिमेंट। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हो गए। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये बेटर कंपाउंड्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वेरी हार्ड। ठीक है, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली इनर्ट, ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज है। ये फिर अलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सिमिलर इन शेप होते हैं, सिमिलर इन साइज होते हैं, इसलिए इनकी मिक्सिंग करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, तो ये अलॉयज बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी ऑक्साइड्स के बारे में नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने क्या बोला, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की ऑक्साइड होती है वो क्या होती है आपकी बेसिक इन नेचर। इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 2 8 + 8/3, यहाँ पे कितनी हो जाएगी +3, यहाँ पे कितनी हो जाएगी +4, यहाँ पे कितनी हो जाएगी +7, हो गई ये ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मतलब कि जो छोटी लोअर ऑक्सीडेशन वाली ऑक्साइड है, ये तो बच्चा आपकी बेसिक है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके आपने क्या इंक्रीज करा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्साइड है आपकी एम्फोटेरिक। कैसी है, एम्फोटेरिक। और ये वाली जो ऑक्साइड है ये है आपकी एसिडिक, क्योंकि इसका देखो कितना हायर ऑक्सीडेशन नंबर है कि नहीं, तो ये है आपकी एसिडिक। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे V2O3 का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे वेनेडियम का +3 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया +4, और यहाँ पे हो गया +5। इसका मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही, ये होता है बेसिक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये हो जाएगा एम्फोटेरिक और ये हो जाएगा एसिडिक। सिमिलरली इस केस में भी यही होगा, CRO +2 कर दू +2, यहाँ पे कर देती हूँ +3 और यहाँ पे कर देती हूँ +6 कर दी +6। इसका मतलब कि यहाँ पे ये ऑक्साइड तो हो गई बेसिक। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, केवल बेसिक, और ये हो गई एम्फोटेरिक और ये हो गई आपकी एसिडिक। हो गई कि नहीं हो गई, तो दिस इज हाउ यू विल सी कि जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो बेसिक ऑक्साइड है, जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्साइड तो हमने कर ली, अब हमारा क्या बचा है, आई गेस हमारा ये सेक्शन पूरा हो चुका है। अब हम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, सम कंपाउंड्स ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, सही बता रही हूँ, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है आपका, जो कि इस कलर का होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है क्रोमेटाइन, CrO4 -2, and this is what, this is Cr2O4 -2, this is your डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर। आई समझ, स्ट्रक्चर देख लेना, इनके कलर देख लेना, आई समझ। उसके बाद इनके कलर पे क्या रीजन है कि इनमें क्रोमियम का Cr कौन सा था, CrO4 2- था ना, CrO4 2-, इसकी क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, मतलब इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी एक कलरफुल कंपाउंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कलर आता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है आपका कलर, मतलब ऑक्सीजन अपना चार्ज दे देता है क्रोमियम को, इसकी वजह से यहाँ पे कलर आता है। डाइक्रोमेट में भी सेम केस है, क्योंकि वहां पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +6। ठीक है, अब इसके कुछ रिएक्शंस है, जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयंस थे ना, जो अभी हमने देखे थे, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो जैसे ही आप एसिडिक कंडीशन देखो दे दोगे क्रोमेट को, तो वो डाइक्रोमेट में बन जाएगा। ठीक है, और क्रोमेट को अगर बेसिक कंडीशन में दोगे, डाइक्रोमेट को Cr2O7 होगा, डाइक्रोमेट को जैसे ही बेसिक कंडीशन दोगे तो वो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पीएच है इसका 4, कौन सा इक्विलिब्रियम पीएच कितना है 4, 4 का मतलब है 4 से कम करोगे तो डाइक्रोमेट बनेगा, 4 से ज्यादा रखोगे तो क्रोमेट बन जाएगा येलो कलर का। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर, ये इसकी बॉन्ड लेंथ और ये सब दे रखा है। टेट्राहेड्रल स्पीशीज है दोनों की दोनों,
और इसमें ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब देखो इनकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इनमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपको देखना ही पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट डे जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, आप देखोगे कि कैसे डायरेक्ट रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो एवरी रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड आपको मिल जाएंगी, आप बस देख सकते हैं इनको। ठीक है, जैसे क्रोमाइट आयन का सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाऊंगी तो सोडियम क्रोमेट बनेगा। सिमिलरली इसको HCl, अब मैंने क्या डाला क्रोमेट, मतलब ये क्रोमेट आयन बन गया यहाँ पे। अब क्रोमेट को एसिड में डाला तो डाइक्रोमेट बन जाएगा। आधी चीजें तो मुझे समझ ही आ रखी है। उसके बाद ये सोडियम डाइक्रोमेट बना तो इसका एक्सचेंज करा के पोटेशियम डाइक्रोमेट में बना सकते। आई तो ये समझ। अब सिमिलरली इसमें क्या है, ये K2Cr2O7 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीड खुद तो रिड्यूस हो रहा है और आपके हाइड्रोजन आयन को क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडेशन देख लो इसकी कि जो Cr2O7 है उसने क्या किया, आयरन के साथ रिएक्ट करवाया, आयरन को कर देगा ऑक्सीडाइज Fe+3 में, Fe+2 से Fe+3 में, और खुद हो गया +6 से +3 में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। सिमिलरली डाइक्रोमेट का फिर से आयोडीन से रिएक्शन करवाया इन एसिडिक मीडियम, तो क्या हुआ I2 बना और आपका Cr+3 आयन। ये सारे के सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ पर आपको अच्छे से लिख लिख के अपनी नोटबुक में करनी है। एवरी रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अब है रिएक्शन विद H2O2। H2O2 से रिएक्शन करवाऊंगी तो इस तरीके से क्रोमियम ऑक्साइड पर ऑक्साइड आपका बनता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसका ऐसा बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगेन कितना है, +6। ठीक है, अब ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। अब KMnO4 अलग से, KMnO4 का स्ट्रक्चर भी दो तरीके का है, एक है पर मैंगनीट आयन और एक है मैंगनीट आयन। मैंगनीट हरे कलर का होता है, पर मैंगनीट होता है पर्पल कलर का। इसमें भी क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन, अब इसके प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन फिर से मिनरल कौन सा, MnO2 जिसको बोलते हैं पायरोल्यूसाइड, उससे कैसे रिएक्शन होती है, MnO2 KOH O2 से पहले बनेगा आपका मैंगनीट आयन, मैंगनीट बना हरे कलर का, फिर उसका आपने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवा दोगे किसमें, एसिड की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा पर मैंगनीट। सेम जो क्रोमेट के साथ हुआ था वो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कमर्शियल प्रिपरेशन, जब MnO2 को मैं फ्यूज KOH ऑक्सीडाइज विद एयर में डालूंगी तो MnO4 माइनस मैंगनीट आयन बनता है। अब जब मैंगनीट आयन बनता है इसका मैंने क्या करा देना है, डिस्प्रपोर्शनेशन जो पीछे कराया था तो मेरा पर मैंगनीट बन जाएगा, या फिर उसका मैं इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन भी करवा सकती हूँ, फिर से पर मैंगनीट बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है ये कुछ, ये सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते इनमें, है ना, बस आपकी रिएक्शंस है जो आपको करने ही पड़ेंगे। अब इसका किसके, पर ऑक्सो डाइसल्फेट से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर एग्जाम में पूछा गया, JEE 2023 2022 हर में पूछा गया ये क्वेश्चन। पर ऑक्सो डाइसल्फेट से जब रिएक्शन करवाती हूँ तो क्या बनता है मेरा, तो मेरा बनता है पर मैंगनीट एंड योर SO4 2-, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शन, एक्शन ऑफ हीट, जैसे हीट में डालूंगी पर मैंगनीट पे तो मैंगनीट बनेगा एंड MnO2। ये क्वेश्चन है 2023 में, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन की कौन से दो कंपाउंड बनते हैं मैंगनीज के जब मैं पर मैंगनीट को हीट करवाती हूँ। ठीक है, समझो इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, स्लाइड्स मिल जाएंगी, सारी रिएक्शन स्टडी कर लेना। उसके बाद है KMnO4, दोबारा से ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। बेसिक मीडियम में जब मैं डालूंगी तो MnO4 2- बन गया, न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम में डालूंगी तो MnO2 बन जाएगा, और एसिडिक मीडियम में डालूंगी तो Mn+2 बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको करनी है। उसके बाद ये कुछ इसकी और रिएक्शंस है, इनमें से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप देख लीजिएगा, ये एक बहुत ही अच्छा माइंड मैप है, आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स में, जल्दी करते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं पहले ही बता देती हूँ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, सिर्फ दो जगह से क्वेश्चंस आते हैं, तो वही दो जगह मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बाकी जगह मैं नहीं डिस्कस करूंगी, पहले ही बोल रही हूँ। पहली जगह क्या है, ये वाले F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पता ही है। ठीक है, इनमें क्या होता है, लैंथेनम, अभी पहले लैंथेनॉइड की बात करें, ऊपर वाले होते हैं लैंथेनॉइड,
नीचे वाले होते हैं एक्टिनॉइड, ये होते हैं एक्टिनॉइड, इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड। ठीक है, अब जो लैंथेनॉइड है वो कहाँ से होते हैं, लैंथेनम टू ल्यूटीटियम। ठीक है, यहाँ तक होते हैं 57 to 71, और ये सिल्वरी व्हाइट इनका कलर होता है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चा, n-2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, f1 to 14। f ऑर्बिटल में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है n-1, d0 to 1 and ns2। दिस इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट्स मैंने क्यों यहाँ पे स्लाइड लगाई है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर सीरियम, इंडरलाइन कर रही हूँ, फिर है आपका यूरोपियम, गैडोलिनियम, होल्नियम एंड योर यटर्बियम। इनमें से तो पक्का पक्का क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी प्रोमेथियम से भी आ जाते हैं एंड एक्चुअली समैरियम से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मैं तो क्या बोलती हूँ, ये अच्छे से टेबल कर लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने केवल उसके क्या पूछते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चे क्या स्किप करने वाले हैं और कोर्स में है, उनको पता है कि मुझे कैसे एग्जाम हार्ड बनाना है। तो मैं आपको पहले से वार्न कर रही हूँ, यहाँ पे ये पूछी जाती हैं चीजें। ठीक है, नेक्स्ट ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको बताई दी। एक्सेप्शंस भी होते हैं, एक्सेप्शन क्यों होंगे, क्योंकि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाती है, क्या रह जाती है, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टेबल। तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल गैडोलिनियम, बार बार ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर्स का, कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की हर साल आता है क्वेश्चन, हर साल कि गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन बता दो, बस खत्म। यूरोपियम की कॉन्फ़िगरेशन बता दो, ये तो पक्का आता है। तो गैडोलिनियम की ये कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ना कि वो जिसमें 4f में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनॉइड्स में क्या है बच्चा, जो इसके f ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल्स है, इन तीनों की एनर्जी क्या होती है, इन तीनों की एनर्जी होती है डिफरेंट। कैसी होती है बच्चा, एनर्जी होती है, इन तीनों की एनर्जीज हैं डिफरेंट। तो डिफरेंट एनर्जी के कारण क्या होता है कि इसके f ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते इन व्हाट, बॉन्डिंग। तो इसीलिए ये क्या बहुत थोड़ी सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हजारों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है मैं बता देती हूँ आपको कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा कौन सी है, +3, याद रखना। और यही इसकी क्या है, डोमिनेंट भी है, क्या है, डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 इसकी मोस्ट कॉमन एंड डोमिनेंट, पर ये कभी कभी +2 जैसे यहाँ पे और +4 दिखा देता है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि +2 +4 में क्या पता है कि कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी स्टेबल हो रही होती है, बना लेता है। पर चाहे इसकी स्टेबल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन +2 में आके चाहे नोबल गैस की क्यों ना हो जाए, पर ये क्या चाहेगा, इसकी फितरत में है कि मैं +3 में कन्वर्ट हो जाऊं। समझ रहे हो, चाहे वो +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी दिखा देते हैं कुछ कुछ एलिमेंट, पर उनकी फितरत में होता है कि मैं +3 में कन्वर्ट हो जाऊं। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चा कि कोई अगर एलिमेंट मेरा लैंथेनॉइड, कोई अगर लैंथेनॉइड जब भी लिखना हो तो एलन से लिख देती हूँ, लैंथेनॉइड अगर मेरा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो क्या चाहेगा कि मैं लैंथेनॉइड +3 में बदल जाऊं, ये चाहेगा। तो इसका मतलब लैंथेनम +4 आपका कैसा बिहेव कर रहा है, ये खुद तो रिड्यूस हो गया, इसका मतलब इट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई लैंथेनम आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो चाहेगा कि मैं लैंथेनम +3 में कन्वर्ट हो जाऊं, है ना, मैं यही तो बता रही हूँ आपको। तो इसका मतलब जो भी लैंथेनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो कैसा बिहेव करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब इट बिहेव एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझे, हमेशा ये बात लागू होने वाली है, लैंथेनॉइड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने डिस्कस कर ही ली। ये सब क्या है, ये टेबल आपको हेल्प करेगी रिमेंबर रखने में चीजें। ठीक है,
+3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनका एटॉमिक साइज जैसे एक एक पीरियड में जाती है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि एटॉमिक साइज हो रहा है आपका डिक्रीज, और इस डिक्रीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो क्या होते हैं, पुअर शील्डर्स होते हैं, तो साइज हो जाता है बहुत ही स्मॉल। ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। अब इनका सेपरेशन करना मुश्किल होता है क्योंकि इनके छोटे साइज के होते हैं और ऊपर से सिमिलर साइज के होते हैं, तो इनका सेपरेशन होता है मुश्किल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये कलर, मैंने आपको बता ही दिया इनका। ठीक है, और इनका कलर क्या होता है, ड्यू टू द पार्टली फिल्ड f ऑर्बिटल्स जो परमिट करते हैं ff ट्रांजिशन। अब इसमें सारे के सारे कलर्स नहीं दिखाएंगे, कौन नहीं दिखाएगा, F0, F7 और F14, ये तीनों आपके क्या नहीं दिखाएंगे, नो कलर। अगर ये इसकी क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो बच्चा ये कोई भी कलर नहीं दिखाएगी। अब केमिकल रिएक्टिविटी, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी दिखाते हैं, और इनकी मोस्टली रिएक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग होती है, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जिस तरीके से रिएक्ट करता है, वैसे ही लैंथेनॉइड्स भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ये इनके कुछ यूजेस हैं, ये आप देख लेना, आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर अब आ जाते हैं एक्टिनॉइड्स में। एक्टिनॉइड्स क्या है, एक्टिनियम से लोरेंसियम तक होती है ये सीरीज। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। अब जो लैंथेनॉइड्स थे ना, उनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है, याद रखना क्या बोला जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। अब इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 5 है, वो 4f थी, 5f हो गई, 5f 1 to 14, 60 0 to 1 एंड 7s2। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है क्यूरियम, पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसका भी सेम, ये हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल हो गई, तो इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन होगी और ये वाली नहीं होगी। एटॉमिक साइज फिर से अलोंग अ पीरियड डिक्रीज होगा, क्यों, जैसे जैसे मैं पीरियड में जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा शेल तो सेम रह रहा है, बल्कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज कम होता जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा, तो साइज डिक्रीज होता है। इस साइज डिक्रीज को बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिनॉइड्स में हो रहा है तो इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा होता है देन लैंथेनॉइड, मतलब एक्टिनॉइड्स और भी छोटे होते हैं लैंथेनॉइड से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके एक्टिनाइड्स की टेबल, इंपॉर्टेंट टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे जाते हैं किस किस के, नेपच्यूनियम के, क्यूरियम के, अमेरिसियम के। ठीक है, ये इनके फेवरेट है पूछने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलूं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैंने क्या बोला था, जो लैंथेनॉइड्स थे वो तो केवल +3 उनकी मोस्ट कॉमन स्टेट थी, और +2 +4 कभी कभी दिखा रहे थे। क्यों, क्योंकि उनके f, s और d ऑर्बिटल्स में एनर्जी में बहुत डिफरेंस था। यहाँ पे क्या होता है, इसके f, s और d ऑर्बिटल्स में लेस डिफरेंस होता है इन एनर्जी, लेस एनर्जी डिफरेंस होता है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इस तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो आप देखोगे कि प्लूटोनियम तक, यहाँ तक तो बढ़ रही है, उसके बाद फिर से घटने लग जाती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी गैप बिटवीन 5f, 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स। अब इनके कलर्स सेम चीज है जो मैंने बताई कि F0, F7 एंड F14 कलर नहीं दिखाएंगे, बाकी सारे कलर्स दिखाएंगे ड्यू टू FF ट्रांजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्लाइड हो चुकी है खत्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, आज सारा का सारा अपना गति सीरीज फॉर डीएनएफ ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको ये सेशन अमेजिंग मजेदार लगा हो, हमने सब कवर किया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन सॉल्विंग की किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोच कैसे करनी है, क्या अप्रोच लगानी है, वो हम कल वाले लेसन में सब कंप्लीट करने वाले हैं। एंड सारे तरीके के क्वेश्चंस जैसे रिएक्शन बेस्ड एंड योर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मोस्टली आते हैं, सब कवर करे हैं मैंने, तो आप जाके वीडियो देखिए ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि ये स्लाइड्स इनफ हैं कि नहीं है। खुद देखिए PYQ सॉल्व करके करेक्ट, किसी और की क्यों सुननी है। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।